कभी न्यूजीलैंड के जंगलों में एक ऐसा तोता रहता था जिसे किसी शिकारी से डरने की जरूरत नहीं थी। उसे भागना नहीं आता था, उड़ना नहीं आता था और लाखों सालों तक यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन फिर इंसान न्यूजीलैंड पहुंचा और जिस पक्षी ने अपनी पूरी जिंदगी बिना किसी बड़े खतरे के गुजार दी, वही पक्षी कुछ ही दशकों में दुनिया के सबसे दुर्लभ पक्षियों में शामिल हो गया। हालात इतने खराब हो गए थे कि एक समय पर ऐसा लगा कि ये पक्षी हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने बचे हुए इन पक्षियों को ढूंढ निकाला, तब उन्हें एक ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कभी उन्हें सिर्फ मेल काकापो ही मिल रहे थे। फिर पता चला कि मादाएं बच्चा पैदा करने के लिए तैयार नहीं हैं। और जब आखिरकार बच्चे पैदा हुए तो उनमें से ज्यादातर फिर से नर थे। यानी इस पक्षी को बचाने की कोशिश में वैज्ञानिकों को एक के बाद एक ऐसी पहेलियां सुलझानी पड़ी जिसका जवाब प्रकृति ने लाखों सालों से अपने अंदर छिपा रखा था। तो आखिर काकापो के साथ ऐसा क्या हुआ और कैसे इंसानों की वजह से विलुप्त की कगार पर पहुंच चुका ये अनोखा तोता आज दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। आज की हमारी कहानी है काकापो तोते की, दुनिया के सबसे अनोखे और शायद सबसे बदनसीब तोते की। काकापो की कहानी समझने के लिए हमें सबसे पहले न्यूजीलैंड के उस पुराने संसार में जाना होगा जहाँ यह पक्षी लाखों सालों तक रहता आया था। न्यूजीलैंड बाकी दुनिया से काफी लंबे समय तक अलग थलग रहा। इस वजह से यहाँ का इकोसिस्टम भी पूरी दुनिया से काफी अलग तरीके से विकसित हुआ। यहाँ जमीन पर रहने वाले बड़े शिकारी स्तनधारी जानवर लगभग नहीं थे। इस वजह से इस पक्षी के पूर्वजों को जमीन पर उतरने के बाद किसी बिल्ली, कुत्ते या चूहे से बचने की जरूरत नहीं थी। उन्हें हर समय सतर्क रहने की जरूरत नहीं थी और सबसे बड़ी बात, उन्हें उड़कर पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर भागने की भी जरूरत नहीं थी। इसके चलते धीरे धीरे कई पीढ़ियों के दौरान उनके शरीर ने उस वातावरण के हिसाब से खुद को ढाल लिया और इसी वजह से काकापो ने उड़ने की क्षमता खो दी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके पंख बिल्कुल गायब हो गए। इनके पंख आज भी मौजूद हैं, लेकिन इतने छोटे और कमजोर हैं कि वो इस भारी पक्षी के शरीर को आसमान में उठा नहीं सकते। इन पंखों का इस्तेमाल ये संतुलन बनाने और कभी कभी ऊंचाई से नीचे उतरते समय अपनी गति को नियंत्रित करने में करता है। लेकिन उड़ान की जगह प्रकृति ने उसे एक अलग जिंदगी दे दी। काकापो जमीन पर चलने लगा और सिर्फ चलने नहीं लगा बल्कि अपने भारी शरीर के बावजूद ये जंगल में काफी आसानी से घूमने लगा। काकापो दिखने में बाकी सभी तोतों से बिल्कुल अलग लगता है। इसके हरे और पीले रंग के पंख इसे जंगल में छिपने में मदद करते हैं। इसका चेहरा भी बाकी सभी तोतों से अलग है। इसके चेहरे के आसपास छोटे छोटे पंखों का एक ऐसा घेरा होता है जो इसे थोड़ा उल्लू जैसा लुक देता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका वजन है। एक एडल्ट काकापो का वजन लगभग 2 से 4 किलो तक पहुंच सकता है, जिसके चलते इसे दुनिया का सबसे भारी तोता माना जाता है। और इतने भारी शरीर के कारण इनका उड़ना भी लगभग इम्पॉसिबल है। ये मुख्य रूप से रात में सक्रिय रहता है। जब जंगल में अंधेरा छा जाता है और बाकी ज्यादातर पक्षी अपने घोंसलों में आराम करते हैं, तब ये पक्षी अपने पैरों पर जंगल में घूमने निकलता है। ये पेड़ों के नीचे गिरे फल, बीज और पत्तियां खाता है और इसी तरह एक शांत, धीमा और सुरक्षित जीवन जीता रहा। लेकिन इसकी जिंदगी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा अभी बाकी था। इनका ब्रीडिंग बिहेवियर भी इन्हीं बाकी सभी तोतों से अलग बनाता है। जब ब्रीडिंग का सीजन आता है तो मेल काकापो जंगल के किसी ऊंचे स्थान पर पहुंचकर जमीन में एक छोटा सा क्षेत्र तैयार करता है जिसे लेक कहा जाता है। इसके बाद वो रात के समय में एक खास तरह की गहरी और भारी आवाज निकालना शुरू करता है। ये आवाज इतनी लो फ्रीक्वेंसी की होती है कि दूर तक फैल सकती है। नर काकापो कई घंटों तक लगातार ये आवाज निकाल सकता है। उसका मकसद होता है कि किसी मादा को अपनी ओर अट्रैक्ट करना। लाखों सालों तक यही तरीका बिल्कुल सही तरीके से काम करता रहा। नर अपनी आवाज निकालता था, मादा उसे सुनती थी, दोनों मिलते थे और फिर अगली पीढ़ी जन्म लेती थी। लेकिन इस परिंदे को ये बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी जंगल की दुनिया हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली, क्योंकि बहुत जल्द एक ऐसा मेहमान न्यूजीलैंड पहुंचने वाला था जिसके सामने काकापो की लाखों सालों की सारी एडेप्टेशन बेकार साबित होने वाली थी। लगभग 13वीं शताब्दी के आसपास इंसान न्यूजीलैंड पहुंचा, जो अपने साथ कुत्ते, बिल्ली और चूहे जैसे शिकारियों को भी न्यूजीलैंड के इकोसिस्टम में ले आया। ये काकापो के लिए एक भयानक बदलाव था, क्योंकि इससे पहले इन्हें किसी प्रेडिटर से निपटना नहीं पड़ा था। अगर कोई खतरा आता था तो ये अक्सर अपनी जगह पर बिल्कुल शांत खड़ा हो जाता था और उनके हरे पंख उन्हें जंगल में छिपने में मदद करते थे। लाखों सालों तक यही स्ट्रेटजी सफल रही थी। लेकिन अब सामने ऐसे शिकारी थे जो अपनी आंखों से ही नहीं बल्कि सूंघकर भी अपने शिकार को ढूंढ सकते थे। और इस पक्षी के पास उनसे बचने के लिए उड़ने की क्षमता भी नहीं थी और ये भागने में भी बहुत धीमा था। और जब ये खतरा देखकर स्थिर हो जाता था तो ये
शिकारियों के लिए बिल्कुल आसान शिकार हो जाता। कुत्ते और बिल्लियां उसे आसानी से ढूंढ लेते थे। चूहे उसके अंडों और छोटे बच्चों को नुकसान पहुंचाते थे। आसान शिकार होने के कारण इंसानों ने भी इसे खाना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि काकापो को ये समझ ही नहीं रहा था कि इन नए खतरों से बचा कैसे जाए। एक ऐसा पक्षी जो लाखों सालों तक अपने इन्वायरमेंट में राजा था, अब उसी इन्वायरमेंट में उसे सरवाइव करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा और कुछ ही समय में इसकी संख्या तेजी से कम होने लगी। एक समय ऐसा आया जब काकापो लगभग गायब हो गया। इनकी संख्या तेजी से घटने लगी। वैज्ञानिकों को डर लगने लगा कि शायद अब इस प्रजाति को बचाना संभव नहीं होगा। 1970 के दशक तक हालात इतने खराब हो गए थे कि कई इलाकों में काकापो दिखना बंद हो गया था। वैज्ञानिकों ने खोज अभियान शुरू किया, जंगलों की तलाशी ली गई, लेकिन जो काकापो मिले उनकी संख्या बेहद ही कम थी। और यहाँ पर कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वैज्ञानिकों को एक जगह 18 काकापो मिले। उन्हें लगा कि शायद इस प्रजाति को बचाने का मौका आखिरकार मिल गया। लेकिन जब इन सभी पक्षियों की जांच की गई तो वैज्ञानिकों के सामने एक बहुत ही बड़ी समस्या थी। ये सभी 18 के 18 नर थे, एक भी मादा नहीं थी। अब आप खुद सोच सकते हैं कि अगर आपके पास सिर्फ नर हो तो किसी भी स्पीशीज को दोबारा कैसे बढ़ाया जाए। ऐसा लग रहा था कि इस पक्षी की कहानी यहीं पर खत्म होने वाली है, लेकिन वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से जंगलों की खोज शुरू की और इस बार उनकी मदद किसी इंसानी तकनीक ने नहीं की, बल्कि एक कुत्ते ने की। खोजी कुत्तों के जरिए धीरे धीरे मादाएं भी ढूंढी गई। लेकिन अब वैज्ञानिकों के सामने एक नई पहेली थी। मादाएं मौजूद थी, नर मौजूद थे, खाना भी था और इन्हें शिकारियों से भी दूर रखा गया था। फिर भी काकापो हर साल ब्रीडिंग नहीं कर रहे थे। आखिर ऐसा क्यों? कई सालों के रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों को इसका जवाब मिला और ये जवाब काकापो के सबसे अजीब रहस्यों में से एक था। दरअसल ये पक्षी सिर्फ तभी ब्रीडिंग करते हैं जब इनके इन्वायरमेंट में पर्याप्त खाना उपलब्ध हो। लेकिन यहाँ भी एक खास बात थी। न्यूजीलैंड के जंगलों में पाए जाने वाला एक विशेष पेड़ रीमू, जब रीमू के पेड़ पर भरपूर फूल आते हैं तब इनके ब्रीडिंग बिहेवियर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। यानी इनका रिप्रोडक्शन सिर्फ इनकी इच्छा पर निर्भर नहीं करता। प्रकृति ने इसके ब्रीडिंग साइकिल को जंगल के फूड साइकिल से जोड़ दिया था। जब खाना भरपूर तब ब्रीडिंग, जब खाना कम तो ब्रीडिंग भी रुक जाती थी। यही स्ट्रेटेजी लाखों सालों तक परफेक्टली काम कर रही थी। लेकिन अब इंसानों का उद्देश्य था कि काकापो की संख्या तेजी से बढ़ाना। इसीलिए वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर मादाओं को पर्याप्त अतिरिक्त भोजन दिया जाए तो वे शायद ज्यादा स्वस्थ होंगी और ज्यादा बच्चे पैदा करेंगी। लेकिन यहीं पर एक और अजीब समस्या सामने आ गई। कुछ ब्रीडिंग सीजन में वैज्ञानिकों ने देखा कि मादाओं को पर्याप्त भोजन मिलने के बाद ज्यादा बच्चे तो पैदा हुए, लेकिन उनमें से बहुत बड़ी संख्या नर की थी। ये काकापो की कंजर्वेशन के लिए भी एक गंभीर समस्या थी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए ज्यादा मादाओं की जरूरत थी। वैज्ञानिकों ने इस बिहेवियर को समझने की कोशिश की। इनमें नर मादाओं से बड़े होते हैं, इसलिए नर बच्चा पैदा करने और उन्हें बड़ा करने में ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। जब मादा के शरीर को लगता है कि इन्वायरमेंट में भोजन भरपूर है तो वो नर बच्चे प्रोड्यूस करती है। लेकिन जब भोजन सीमित होता है तो मादा फीमेल बच्चों को जन्म देती है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने एक बार फिर अपनी स्ट्रेटेजी बदली। मादाओं को जरूरत से ज्यादा भोजन देने के बजाय उनकी डाइट को केयरफुली मैनेज किया गया और धीरे धीरे पॉपुलेशन में नर और मादा का अनुपात बेहतर होने लगा। लेकिन अभी भी एक समस्या बाकी थी। अगर दुनिया में किसी स्पीशीज के सिर्फ कुछ ही सदस्य बचे हो तो एक और खतरा पैदा हो सकता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी की कमी। आज के काकापो की पॉपुलेशन कभी बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब इंसानों और प्रेडेटर्स के कारण उनकी संख्या तेजी से घटी तो आखिर में बचे हुए पक्षी एक छोटी सी पॉपुलेशन का हिस्सा बन गए। इसका मतलब ये था कि आने वाली पीढ़ियों में जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होती जा रही थी और जब जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होती है तो स्पीशीज के लिए नई बीमारियों से लड़ना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने हर काकापो का डीएनए केयरफुली स्टडी किया। कौन सा नर किस मादा से जेनेटिकली ज्यादा कॉम्पेटिबल है, किस पेयर से होने वाले बच्चे ज्यादा हेल्दी हो सकते हैं। इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर ब्रीडिंग डिसीजन लिए जाने लगे। यानी इनकी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए अब सिर्फ जंगल और खान पान ही पर्याप्त नहीं था। वैज्ञानिकों को हर इंडिविजुअल बर्ड्स के जेनेटिक इंफॉर्मेशन तक को ध्यान रखना पड़ रहा था। और इसी बीच कंजर्वेशन टीम ने एक बेहद ही अनोखा तरीका अपनाया, नकली अंडे और असली बच्चे। जब कोई फीमेल अंडे देती है तो वैज्ञानिक उसके अंडे को सुरक्षित तरीके से इंक्यूबेटर में रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप उस अंडे को घोंसलों से हटा देंगे तो मादा को पता चल सकता है कि कुछ गड़बड़ है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने ऐसे आर्टिफिशियल एग्स तैयार किए जो दिखने में बिल्कुल असली अंडों जैसे लगते थे। इन नकली अंडों के अंदर टेक्नोलॉजी भी लगाई गई थी ताकि वो कुछ ऐसी आवाजें निकाल सके जो डेवलपिंग चिक्स की मौजूदगी का संकेत दे सकती थी।
थी। इसके जरिए मादा को लगता था कि उसके अंडे अभी भी वही है। दूसरी ओर असली अंडे को सुरक्षित इंक्यूबेटर में रखा जाता था और जब बच्चा हैच होने के लिए तैयार हो जाता तो उसे वापस उसकी माँ के पास पहुंचा दिया जाता। इस तरीके से वैज्ञानिक एक बेहद ही कीमती चीज बचाने की कोशिश कर रहे थे, हर एक बच्चे की जिंदगी। क्योंकि जब किसी स्पीशीज की पॉपुलेशन सिर्फ कुछ 100 तक ही सीमित हो तो एक एक बच्चा भी भविष्य के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। जब वैज्ञानिकों को लगने लगा कि अब इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है, तभी एक और समस्या सामने आई। एक गंभीर फंगल डिजीज ने कई काकापों को अपने चपेट में ले लिया था। इस बीमारी के कारण कई पक्षियों की मौत भी हो गई थी। वैज्ञानिकों के लिए ये बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि जब आपके पास किसी स्पीशीज के सिर्फ कुछ ही 100 सदस्य हो तो किसी भी बीमारी के कारण एक भी पक्षी की मौत सामान्य नुकसान नहीं होती, वो पूरी प्रजाति के भविष्य को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए काकापो कंजर्वेशन प्रोग्राम में हेल्थ मॉनिटरिंग और बायोसिक्योरिटी को और भी मजबूत किया गया। हर एक नए खतरे के साथ वैज्ञानिकों ने कुछ नया सीखा और धीरे धीरे ये कंजर्वेशन प्रोग्राम सिर्फ पक्षियों को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। ये एक ऐसा अभियान बन गया जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स और इंसानों की मेहनत सब एक साथ काम कर रहे थे। आज इनकी संख्या पहले की तुलना में काफी बढ़ चुकी है, लेकिन ये अभी भी दुनिया के सबसे दुर्लभ पक्षियों में से एक है। यानी कहानी की हैप्पी एंडिंग अभी बाकी है। फिर भी एक ऐसा समय था जब लोगों को लगता था कि शायद ये पक्षी हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, लेकिन आज वही काकापो फिर से न्यूजीलैंड के सुरक्षित द्वीपों और जंगलों में घूम रहा है।